समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिंदाबाद। योगी जी के हाथों को मजबूत करना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मनोहर हम जनता की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से एनडीए का घटक दल बन करके जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, ताकि जो गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, युवा और महिलाएं हैं, सभी की समस्याओं का समाधान हो। गरीबों को निःशुल्क शिक्षा मिले, निःशुल्क इलाज मिले, सभी युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, शासन, शिक्षा, रोजगार में समाज के प्रत्येक तबके की भागीदारी हो। एनडीए को हमारे जुड़ने से काफ़ी लाभ मिलेगा। जहाँ तक पूर्वांचल की बात है तो पूर्वांचल में एनडीए काफ़ी सशक्त होगा और काफ़ी एनडीए का मजबूत प्रदर्शन होगा, पहले से भी बेहतर प्रदर्शन होगा एनडीए का। ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं बीजेपी को लेकर, जो है हमेशा बयानबाजी आती रहती है, वोट के जो समीकरण है किस प्रकार से पूर्ति कर पाएंगे और कितना बेनिफिट दे पाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो कटाक्ष कर रहे हैं उनके कटाक्ष से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को, यानी आरक्षण के मुद्दे को आधार बना करके एनडीए से हटने का काम किया, समाजवादी के पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया। लेकिन अभी तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा आरक्षण पर अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, एकदम से मौन है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को या अति पिछड़ों को यह समझ में आ रहा है कि इनकी कोई बात एनडीए ने नहीं सुना होगा, चाहे टिकट की बात हो या कोई अन्य मामला हो। ये वास्तव में अति पिछड़ों के सवाल पर नहीं हटे हैं। यदि अति पिछड़ों के सवाल पर हटते तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव भी मंच पर बोलते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है इसको क्लासीफाई करेंगे, इसको वर्गीकृत करेंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा में हम इनको बांटेंगे और जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं पाए हैं उनको आरक्षण का लाभ देंगे। क्योंकि यह भी सर्वविदित है कि पिछड़े वर्ग की कुछ वर्चस्व मजबूत जातियां ही अति पिछड़ों का हक हड़पती हैं। तो उन मजबूत जातियों में जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं अखिलेश यादव, यादव समाज है, तो ऐसी परिस्थिति में जब वही लोग अति पिछड़ों और सर्वाधिक पिछड़ों के आरक्षण पर काबिज हैं, तो यदि वह उस चीज़ को करते हैं, सामाजिक न्याय समिति के आधार पर आरक्षण लागू करते हैं, तो उन्हें एक आशंका है कि कहीं उनका जो परंपरागत वोटर है यादव समाज के लोग ही उनसे न नाराज़ हो जाए, जाट समाज के लोग न नाराज़ हो जाए और जो पिछड़ों की मजबूत जातियां हैं वो कहीं उनसे छिटक न जाए। इसलिए तो यह जो गोलमोल रवैया है ओम प्रकाश राजभर का, इसको जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और अभी जो सीट भी पाए हैं, 4-5 सीटों पर उन्होंने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा किया है, तो उन्होंने वो एक पर स्वयं लड़ रहे हैं, एक पर उनका बेटा लड़ रहा है। 2 सीट तो मतलब ऐसे ही चली गई। अभी तक तो तीसरा कोई राजभर का भी नाम नहीं आया है। जो 2-3 सीटें और उन्होंने दिया है उसमें राजभर का नाम नहीं है। तो राजभर जो कि उनका बेस उठ है, राजभर समाज के लोग भी, मतलब अब हर समाज में जागरूकता आ गई है, हर समाज के लोग जानकार हो गए हैं। राजभर समाज के लोग भी तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको राजभरों की कितना चिंता है, अति पिछड़ों की। मतलब केवल ओम प्रकाश विधायक बन जाए, उनका बेटा विधायक बन जाए, इससे राजभरों की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होती।
ये 5 टिकट में से एक भी टिकट और राजभर को दिए होते अपने परिवार को छोड़ करके, तो उनके राजभर में समाज में एक संदेश जाता। राजभर समाज भी समझ जाएगा कि राजभर को मोहरा बना करके केवल मतलब व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ओम प्रकाश से राजभर से फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल है आपसे, विजय मिश्रा के खिलाफ आप लड़ेंगे ज्ञानपुर से, पिछले कई वर्षों से लगातार विधायक हैं, कितना मुकाबला रहेगा कड़ा? मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर हमने जनता की समस्याओं को लेकर के, गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के सवाल को लेकर के हमने यहाँ से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के मंडल मुख्यालय, विधानसभा भवन, संसद भवन तक हमने संघर्ष किया है। ज़मीनी स्तर पर हमने जनता के बीच में चलने का काम किया है। जनता में, समाज में एक स्वच्छ छवि है, लोगों के अंदर एक विश्वास है। राजनीति की दुनिया में जो तमाम बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, आप पूर्वांचल में चाहे सर्वे करके देख सकते हैं कि प्रेमचंद बिंद का नाम इसमें यह चलता है कि प्रेमचंद बिंद सिद्धांतवादी हैं, उनकी अच्छी विचारधारा है और ईमानदार हैं। तो इस छवि का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा। और एक बहुत ज़बरदस्त समीकरण हमारे साथ है, जब हम भाजपा के गठबंधन में हैं तो भाजपा खुद में ही एक मजबूत पार्टी है। पिछली बार भी भाजपा ही यहाँ पर मुकाबले में थी, भाजपा के ही यहाँ पर सांसद भी हैं, भाजपा के ही 2 विधायक हैं, भाजपा के ही चेयरमैन हैं, नगर पालिका या नगर पंचायतों के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के समर्थक बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान हुए हैं, बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए हैं। तो ज़मीनी स्तर पर भी हमारी मजबूत पकड़ है और कड़ा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के साथ अलायंस किन शर्तों पर किया है? बीजेपी के साथ अलायंस की कोई ऐसी कड़ी शर्त हमने नहीं रखा है। हम एक विश्वास के आधार पर कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश प्रदेश खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो जनता की मुख्य समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी हमने मजबूती के साथ अपनी बातें रखा था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से मिल करके अपना पक्ष नज़दीक से रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम सड़क से लेकर के संसद भवन के सामने तक प्रदर्शन किए। एक बार मजबूती के साथ हम उनके सामने पक्ष रखेंगे। हमें विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों को हल किया, तमाम समस्याओं को हल किया है, हमारी भी समस्या जो आरक्षण की है यह हल होगी। इसके साथ हमने उनके कार्यालय में भी और यहाँ पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा गोपीगंज हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह आए थे, हमने मंच पर भी अपना मुद्दा रखा है कि हम आप लोगों के साथ में माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम समस्याओं का हल किया है, हम जो समस्या रखेंगे इसका हल होगा, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो जनहित में है। जैसे हमने मुख्य समस्या भी रखा था, मुख्य समस्या के निदान के लिए, कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्य ऐसे हैं, पिछड़े राज्य जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, जहाँ पर रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए यहाँ के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी गुजरात जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, गोवा जाते हैं, समय समय पर उनका अपमान भी हो जाता है। तो हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, कंपनियाँ, मिल लगाया जाए, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। तो यह मांग तो हमारी न्यायोचित मांग है। मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी से बात होगी, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। जब कई हज़ार करोड़ रुपया खर्च करके गंगा सफाई में पैसा खर्च हो सकता है, तमाम बड़े बड़े ओवरब्रिज और हाईवे में कई हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है, तो कल कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
लघु और कुटीर उद्योग धंधा, मतलब हम ये चाहते हैं कि इस मद में बजट ज़्यादा लगाया जाए। जब ज़्यादा बजट खर्च होगा तो क्या कल कारखाना फैक्ट्री कंपनी नहीं बन सकती है? और जब कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री बन जाएगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमने यहाँ पर भरी जनसभा में श्री दयाशंकर सिंह के सामने जी भी, वहाँ स्वतंत्र देव सिंह के सामने भी, उनके कार्यालय में भी हमने और भी बातों का जिक्र किया था। जैसे स्वास्थ्य की समस्या है गरीबों की, आज 5 लाख रुपया भले ही वहाँ पर स्मार्ट कार्ड के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से इलाज के लिए घोषित किया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी इसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। तमाम लोगों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को लाभ मिला, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है, आपको 10,000, 5,000, 20,000 की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो तमाम हॉस्पिटलों में तय कहा जा रहा है कि ऑपरेशन वाले केस में ही ये लागू है। या जब बहुत बड़ा रोग होगा, बहुत बड़े बजट की ज़रूरत होगी, 50,000, 80,000, 1 लाख की, तब जो है इसका कार्ड का आपको लाभ मिलता है। तो बताइए, जहाँ पर कि वक्त पर 1,000 की दवा की आवश्यकता है आदमी को, 500 रुपये की दवा की आवश्यकता नहीं मिला तो आदमी डेथ कर सकता है। तो हमें इंतज़ार करेंगे कि हम 50,000 की दवा या 1 लाख का जब बिल बनने लायक होगा तब मतलब इस हॉस्पिटल हमको लाभ मिल जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ये चीज़ भी बताइए, ये इतनी न्यायोचित मांग है तो इतनी जेन्युइन डिमांड है, क्या प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा तो क्या वो संवेदनशीलता का परिचय नहीं देंगे मुख्यमंत्री? लेकिन हमको लगता है कि कोई इस बात को मजबूती से न मुख्यमंत्री के सामने रख रहा है न प्रधानमंत्री के सामने रख रहा है। जैसे कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री की बात है तो बताइए कितने विधायकों, सांसदों ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल बना करके या विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में किसी जनप्रतिनिधि ने, भाजपा के ही जनप्रतिनिधि क्यों न हो, विधायक, सांसद, मिनिस्टर हों, क्या आवाज़ उठाए बुलंदी के साथ कि भाई पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में यहाँ के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जब सरकार के पास इतना ज़्यादा धन है, तमाम काम वो कर रहे हैं, तो तमाम हवाई अड्डा बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, तो ये भी तो ज़रूरी काम है ना। और इसके अलावा हमारी मांग ये है कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हों, समाज के इससे मतलब नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए हर प्रत्येक वर्ग के छात्रों को। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार के पास तो भाई पैसा है, तमाम मदों में खर्च किया जा रहा है, जैसे पर्यटन में, गंगा सफाई में, ओवरब्रिज में, हाईवे में। तो भाई गंगा की सफाई भी बहुत हो गई, पर्यटन भी हो गया, ओवरब्रिज, हाईवे, सड़क भी बहुत बन गई। तो जो जनता, गरीब जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, मतलब मानवीय दृष्टिकोण के साथ, जैसे निःशुल्क शिक्षा, हम गरीबों की बात करें, इसमें कोई जात की बात नहीं है। निःशुल्क इलाज जो 5 लाख का वहाँ से दिया जा रहा है, लेकिन कहने का मतलब हम कार्ड लेकर घूमते रह जाएं, मर भी जाएं और हमको उसका लाभ नहीं मिले तो उस कार्ड का कोई औचित्य है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो व्यवहारिक अड़चनें आ रही हैं, वहाँ से ये लागू होना चाहिए कि 10 रुपये की दवा की हमको भी ज़रूरत है, हमारे पास पैसा नहीं तो उस कार्ड में से, जैसे ATM से पैसा कट जाता है, कट जाए, यही ना होगा। अब हम कार्ड लेकर 5 लाख का घूम रहे हैं और 5,000 की दवा के लिए हम एक्सपायर हो जाए। तो मतलब कई ऐसी दिक्कतें हैं जिस पर ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। और मुझे लगा कि हम जब तक उनके करीब नहीं पहुंचेंगे, हम मजबूती के साथ बात नहीं रख पाएंगे। और क्योंकि ऐसे तो भाई आम आदमी उनके साथ बात रख नहीं पाता, मिलने मिलाने में ही पता लगा कि बहुत समय लग गया और 1 सेकंड 1 मिनट का टाइम मिले तो आप क्या बात रखेंगे। लेकिन जब उसी पार्टी के आप रहेंगे, उस पार्टी के भी पदाधिकारियों के साथ आप मीटिंग करेंगे, उस पार्टी के विधायकों, सांसदों के सामने इस बात को आप रखेंगे और एक आप बहुमत बनाएंगे। मतलब कि एक उस पर जब बहस छिड़ेगी, जब उस पर एक बहस छिड़ेगी, मतलब कहीं से बहस छिड़ने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों की बातें जो है जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, हम सड़क पर बोल देते 10 आदमी के बीच में, कहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे आज आपके हम आईपा चैनल पर जिस पे बोल रहे हैं, तो आज ये बात कुछ दूर तक जाएगी। इसी तरह से बड़े जो मीडिया हैं, आज का जो मीडिया चल रहा है मैनेजमेंट पर चल रहा है। हम लोग सीमित संसाधन में जनता के सहयोग से पार्टी चला रहे हैं, जिससे यही बात अभी सारे चैनल पर चल जाए। प्रेमचंद बिंद की जो बात हम बोल रहे हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए या किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, तो ये इस पर राष्ट्रीय बहस भारत में छिड़ जाएगी कि नहीं? उत्तर प्रदेश में बहस छिड़ जाएगी ना, कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा। तो जब बहुमत हो जाएगा इस विचार को मानने वालों का, तो इस काम को चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो,
लोकतंत्र में केवल जनता ही जनार्दन है, जनता का ही मुद्दा है। तो एक बड़ा प्लेटफार्म केवल एनडीए से जुड़ने का मतलब एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक बड़ा प्लेटफार्म हम चाहते हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सदन में भी, सदन के बाहर भी।